नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अब लक्ष्मीकांत की सीरीज को लेते हुए चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लक्ष्मीकांत के 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। पहले चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने जो कंपनी का शासनकाल था, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है और अन्य प्रकार के चार्टर एक्ट को समझा, और जो ब्रिटिश क्राउन का शासन था 1858 के बाद से और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक की सारी विशेषताओं को समझा। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने दोस्तों जो संविधान निर्माण कैसे हुआ, उसके सभा का गठन किस प्रकार हुआ, किसके क्या मत थे और कौन कौन सी समितियां थी, उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन से थे, उन सब के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम की दृष्टि से वो अच्छे से समझ लिया है और आप लोगों का रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। आप लोगों का यही काम है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हो, अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन वीडियो को देखते हुए चले, ताकि आपकी लक्ष्मीकांत स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स कवर किए जाएंगे। आज वाले वीडियो में हम लोग दोस्तों साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान निर्माण की प्रमुख विशेषताएं हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उन समय कुछ कॉमन नाम है, इनको विस्तृत फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, बिना लेक्चर टाइम वेस्ट किए सीधा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हुआ संविधान की प्रमुख विशेषताएं। एक एक विशेषताओं को पकड़ेंगे और उसके बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कहना क्या चाहता है। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले मुख्य विशेषताएं जो भारत का संविधान है, जो लिखित है, मतलब भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संविधान की परिभाषा में अगर बात करेंगे तो एक होगा लिखित और एक होगा अलिखित। समझ रहे हैं ना? तो सबसे लंबा और छोटा बात अलग हो गया, तो एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हो जाता है जो लिखित है। संविधान 2 प्रकार से, एक तो लिखित होता है, अलिखित होता है। जो लिखित संविधान में भारत का संविधान एक तो लिखित है और सबसे लंबा है। तो लिखित वाले में बात करें, जो लिखित संविधान के अंतर्गत और कौन से आते हैं, जो अमेरिका का संविधान है वो भी लिखित में आता है। कई कबार दोस्तों भारत से कंपैरिजन करने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड का सारा बहुत ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड चीजें काफी सिमिलरिटी है, इसलिए कई कबार अपन लोगों को कंपैरिजन करने के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। तो लिखित संविधान मतलब संविधान 2 प्रकार से देख सकते हैं। लिखित होता है, जिसका एग्जाम्पल अपन लोग कह सकते हैं जो अमेरिका यूएसए का जो संविधान है वो एक प्रकार से लिखित संविधान है। और अलिखित की कैटेगरी में कौन आ रहा है? ब्रिटेन। तो कभी कभार पूछ लेते हैं क्या भारत का संविधान लिखित है अलिखित है, क्या ब्रिटेन का संविधान है जो लिखित है या अलिखित है, या अमेरिका का संविधान कैसा है, लिखित है या अलिखित है? ठीक है ना? तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करें जो लिखित में अगर आगे कुछ पॉइंट्स अगर बात करें तो भारत का संविधान आपको पता है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके कारण है दोस्तों, जो भारत का संविधान बना है इसमें इतने सारे डेटाज है, जिस पर अगर मैं स्पष्ट बात करूं तो जो मूल संविधान है भारत का, जब भारत आजाद हुआ, संविधान सभा का निर्माण होकर संविधान का निर्माण हुआ संपूर्ण रूप से, तो उसमें उस दौरान मूल संविधान में 395 क्या थे? आर्टिकल से, अनुच्छेद थे। मैंने पिछले वीडियो में गलती से 365 बोल दिया था, तो आप लोगों को वो अपडेट कर लेना है कि टोटल जो क्या आर्टिकल थे मूल संविधान में वो 395 थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ये 3 कंबाइंड थे इसके अंदर। इसके बड़े होने का रीजन क्या है? क्योंकि उस समय मूल संविधान में भी कितने थे? 395 क्या थे? आर्टिकल, 22 भाग थे उसके और 8 अनुसूचियां थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान स्थिति की बात करूं दोस्तों, तो एग्जैक्ट बताऊं अभी की स्थिति के या साल भर के डेटा के आसपास के, तो भी वर्तमान की स्थिति है 25 तो है भाग। ठीक है ना? और आर्टिकल्स है करीब 470 कर 470 के आसपास आर्टिकल्स हो गए, अनुच्छेद हो गए और 25 भाग होंगे और 12 अनुसूचियां हैं। मतलब मूल संविधान से 4 अनुसूचियां बढ़ी है, 3 भाग बढ़े हैं और आर्टिकल तो आप लोग समझ गए होंगे 95 मतलब 75 के आसपास आर्टिकल बढ़े हैं। तो दोनों को दोस्तों आप लोगों को वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए और जो ओल्ड स्थिति क्या है, क्योंकि दोनों से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। कभी मूल संविधान से रिलेटेड पूछ सकते हैं, कई कबार वर्तमान स्थिति को कनेक्ट करके करंट अफेयर से पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये एक तो ये बात होगी। सबसे लंबा क्यों हो गया ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि इस संविधान में कितने आज वर्तमान बात करें तो 470 तो आर्टिकल है।
समझ रहे ना। और 25 भाग हैं, तो आप लोग इतने जो भाग और अनुच्छेद है वो किसी भी संविधान में नहीं है। अपने आप में भारत का संविधान लिखित तो है ही है, बड़ा होने का ये प्रमुख कारण भी है। जो भारत में जितने अनुच्छेद हैं, समझ रहे ना, तो वो किसी भी देश में इतने अनुच्छेद नहीं है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि बड़ा होने का कारण भी तो होता है किसी न किसी चीज का। तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई जो संविधान का निर्माण हुआ था उस दौरान उसकी क्या स्थिति थी, और वर्तमान में कानूनी परिवर्तन के बाद लगातार उसमें अपडेट हो गए, अमेंडमेंट होते गए, और जो भी पार्टिकल्स थे उसमें, सॉरी पार्टिकल का हो या आप लोग बोल सकते हैं जो कानूनी कार्रवाई को अपडेट करके रूल्स ऑफ रेगुलेशन को रेगुलर बेस पर अपडेट किया, और अमेंडमेंट के माध्यम से आर्टिकल्स के रूप में उसको एक कानूनी प्रावधान किया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे इसमें और आप चीज देख सकते हैं कि बड़ा होने का कारण एक और ऐड कर सकते हैं। जो भारत का संविधान बड़ा होने का इस प्रकार, एक सामान्य कानून की बात करें तो अगर जनरली अपन लोग देखते हैं जो कानून की प्रक्रिया होती है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं उस देश की भौगोलिक स्थिति है, वहां की रहने वाली जनसंख्या है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं जो भारत की जनसंख्या है, भौगोलिक विविधता है, वो भी अपने आप में बड़ा होने का एक कारण होता है। समझ रहे ना। यहाँ पर क्या जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उस दौरान भी किसके जो न्यायिक सरोज थे, विशेषज्ञों की उपस्थिति, ये भी एक ना संविधान के बड़े होने का एक कारण होता है। समझ रहे ना। तो ये हो गया संविधान बड़े होने कारण। ये जो हमारा पहला पॉइंट था वो था संविधान सबसे, भारत का जो सबसे लंबा संविधान और लिखित संविधान, जिसमें हम लोगों ने संविधान के भाग देखे, ठीक है ना, और अदर एग्जाम्पल देखा जिसमें यूएसए को भी लिया और इंग्लैंड को भी लिया। क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर, जो दूसरी विशेषता है वो है विभिन्न स्रोतों से विहित। अब इस एक लाइन से आप लोगों को आराम से समझ में नहीं आने वाला है, इसके जो विस्तृत डेफिनेशन है वो ध्यान रखना है। जो विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब ये हुआ जो भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है वो अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि जो भारत का संविधान है वो दूसरे देशों को छान कर बनाया गया है। ये उनकी लैंग्वेज है। तो आप लोगों को लक्ष्मीकांत में ये पॉइंट जरूर मिलेगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं रखना है, इस लाइन के बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें कौन से 2 पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, जो भारतीय संविधान है इसका जो निर्माण किया गया है वो विभिन्न देशों के छानने पर, जो विभिन्न देशों के संविधान बने हुए थे उनको छानने के बाद एक प्योर रूप में मिला था, उसे हम लोगों ने भारत के संविधान बनाए हैं। समझ रहे ना। तो इसमें जितने भी विभिन्न देशों के, दूसरे देशों के बनाए गए संविधान थे, छोटे बड़े, उन सब के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, ये कह सकते हैं कि अपन की जनसंख्या पर, भारतीय जनसंख्या पर लागू हो सके प्रॉपर वे में, उन पॉइंट को संशोधन करके और अपने भारतीय संविधान में उनको लागू किया गया है। तो ये भी हो गया, वे थे। इसके अलावा आप लोग थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से देश हो सकते हैं। तो देशों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका है, रूस है, फ्रांस है, इसके अलावा जर्मनी है, जापान है। तो ये जो मुख्य रूप से इसमें इनका योगदान है भारतीय संविधान के निर्माण में। ब्रिटेन की है जिसमें हम लोगों ने संसदीय प्रणाली को पूरा का ऑलमोस्ट काफी चीजें सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। यूएसए है, यूएसए में भी आप लोगों को कुछ जो न्यायिक प्रक्रिया से रिलेटेड है। और इसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है, और डीपीएसपी मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है। तो ये जो है आप लोग ये कह सकते हैं जो मौलिक अधिकार है वो हैं यूएसए से लिए गए, और जो डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिए गए, वो है आयरलैंड से। तो ये ध्यान रखना है। इसके बारे में विस्तार से जो ये टॉपिक है दोस्तों आज का, ये तीसरा चैप्टर अपन की पूरी पॉलिटी का आधार है। ये जो भी विशेषताएं हैं हम आने वाले चैप्टर में पूरा डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट यहाँ हो जाएगी, तो बाद में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक एक पॉइंट ये एक एक चैप्टर की तरह काम करेगा आगे। तो ये ध्यान रखना है। ये दूसरा पॉइंट आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ आराम से समझ में आ गया होगा। अब मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूँ। तीसरा पॉइंट है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। अब कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा, पहली बार देख रहा होगा, तो उसको ये दिक्कत आएगी कि नम्यता, ये जो हिंदी वर्ड यूज किया गया नम्यता और नम्यता, तो मैं इसका बता देता हूं। जो नम्यता है वो है, सॉरी अनम्यता का बता देता हूं, वो है कठोर, ठीक है। और एक हो जाता है सरल या सिंपल कह सकते हैं, मतलब जो कठोर का ऑपोजिट है, ठीक है ना। जो नम्यता स्थित हो गई बिल्कुल लचीला, ये आप लोग हिंदी वर्ड यूज करना चाहते हैं तो ये आप लचीला शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है। नम्यता हो गया लचीला और अनम्यता का मतलब हो गया कठोर।
अब आपके दिमाग में थोड़ा अगर लचीला और कठोर वर्ड हो तो जनरली अपन लोग समझ जाते हैं, लेकिन नम्यता और अनम्यता का मतलब ही लचीला और कठोर है। अब आपके दिमाग में आएगा जो भारत का संविधान है वो कैसा है, क्या नम्यता या कठोर है या शिथिल है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भारत का संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। इसके समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिनके जो संविधान है कठोर और नम्यता, उनके एग्जाम्पल अगर दूसरे देशों से रिलेटेड बात करूं तो जो कठोर संविधान देखने को मिलेगा दोस्तों वो है अमेरिका का। जो अमेरिका का संविधान है वो अपने आप में थोड़ा कठोर लेवल में आता है, जो कठोर वाली कैटेगरी में आता है। और ब्रिटेन का संविधान है वो थोड़ा लचीले की स्थिति में आता है। तो जो भारत की स्थिति क्या है, लचीली भी है कुछ स्थिति में और कुछ स्थिति में कठोर है। तो आप लोग स्पष्ट वे में नहीं बता सकते नम्य है या अनम्य है, ना ही लचीला है ना ही कठोर है, उन दोनों का कंबाइंड रूप में आप लोगों को कुछ केस में कुछ सरल वे में देखेंगे, कुछ वे में कठोर वे में। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग 368 जो आर्टिकल है जिसमें संविधान संशोधन से रिलेटेड है, तो उसमें एक अगर एग्जांपल लें तो सबसे पहले स्टेट में अपन लोग क्या देखते हैं, किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो अपन लोग संसद में क्या होता है, जनरली जो उपस्थित सदस्य होते हैं संसद में उपस्थित सदस्य और उनका 2/3 बहुमत से उनको पारित करके ये हो गया सिंपल प्रोसेस। इसके अलावा दूसरे स्टेप में ये कह सकते हैं जो संसद सदस्यों का बहुमत और आधे राज्य जो विधानमंडल के आधे राज्य है उनका बहुमत, समझ रहे ना। तो आधे राज्य का जो परमिशन हो गया और जो संसद में उपस्थित बहुमत, तो उसके अभी हो सकते हैं। और कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे 368 के अंदर का जो भी चीजें होती हैं वो उसे थोड़ा कठोर लेवल में मान सकते हैं, लेकिन काफी कानूनी प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में होता है, समझ रहे ना। उनके लिए कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे सामान्य कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से भी उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये नम्य और अनम्य की स्थिति ये होती है, ठीक है ना। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आराम से क्लियर हो गया होगा कि भाई ये लाइन क्या कहना चाहती है, जो नम्यता और अनम्यता वाली। अब मैं आगे चौथे पॉइंट पर आ जाता हूँ। चौथा पॉइंट क्या कहता है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इसने यहाँ पर दो शब्द फिर से यूज कर लिए, क्योंकि जनरली अदर अपन कंट्रीज की बात करें तो उसमें नॉर्मली देखेंगे या तो होगा संघीय या एकात्मक होगा, लेकिन ये नम्य अनम्य की तरह इसमें भी फिर मिक्सअप हो गया। कैसे, एक तरीके से एकात्मकता शब्द यूज हो रहा है, दूसरी तरफ संघीय। अब इन दोनों का मतलब क्या हो गया, इन संघीय का मतलब हो गया कि भाई जो सेंट्रल है और स्टेट है, यहाँ पर दो गवर्नमेंट काम कर रही है, सेंट्रल लेवल पर अलग काम कर रहा है और स्टेट लेवल पर जो राज्य स्तर पर है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित संविधान है, ये क्या है, संघीय प्रणाली के एग्जाम्पल है, समझ गए ना। तो ये संघीय प्रणाली के एग्जाम्पल है। तो आप लोग सोच रहे होंगे एकात्मकता का क्या मतलब हुआ। एकात्मकता का ये मतलब हुआ कि जैसे अपन की कानूनी प्रणाली है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट दोनों देशों का अलग नहीं है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ, ऐसे थोड़ी है कि जो सेंट्रल में जो नागरिक है उनकी नागरिकता अलग है और स्टेट लेवल पर जो नागरिक रहते हैं उनकी नागरिकता अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो प्रोसेस है वो है यूएसए में, जो यूएसए की गवर्नमेंट में सिस्टम है, वहां पर आप लोग अगर रह रहे हैं तो आप लोगों को स्टेट लेवल पर अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी या होनी चाहिए, और जो सेंट्रल लेवल पर मतलब आप लोगों के दोहरी नागरिकता वाला प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया कि एकल नागरिकता वाली स्थिति क्या है, एकात्मकता की ओर झुकाव। और जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति में आप लोग देखेंगे डायरेक्ट एकात्मकता मतलब सेंट्रल का रोल रहता है। क्लियर हो गया ना। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। और इसमें एकात्मकता में आप लोग कुछ न्यायिक प्रणाली वाली चीज भी दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया जहां पर हाई कोर्ट भी होता है, लेकिन एक न्यायिक प्रणाली वाला सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। आगे की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो आगे का मुख्य पॉइंट है वो है पांचवा पॉइंट है दोस्तों। ये जो भी पॉइंट्स है दोस्तों आगे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो पूरी पॉलिटी का आधार है, यही ये बेसिक कह सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि यही आगे एक चैप्टर के रूप में बदल कर आप लोगों के सामने पूरे डिटेल लेवल में आएगा। तो ये आगे का पॉइंट क्या कह रहा है, सरकार का संसदीय स्वरूप। अब एक लाइन में समझना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप का मतलब ये हो गया जो सर्वोच्चता है वो संसदीय भारतीय जो सरकार का प्रभुत्व है, ये आप लोग कह सकते हैं जो संसद का प्रभुत्व है। मतलब जो भी आप लोगों की कानूनी प्रक्रियाएं प्रोसेस होती है वो संसद के अधिनियम के माध्यम से, कोई भी अगर आप लोगों का अमेंडमेंट हो विधेयक बनने जा रहे हैं
वो कानूनी रूप से एक संसद के प्रभुत्व के, मतलब आप लोग पूरे गवर्नमेंट का आधार कह सकते हैं। आप लोग गवर्नमेंट का आधार ही संसद है। संसद में जो होने वाली प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया प्रोसेस है, वो किससे रिलेटेड है? संसद से ही रिलेटेड है। जो संसदीय प्रारूप है दोस्तों, ये संसद का स्वरूप है जो ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली, जो संसदीय स्वरूप है किसका? ब्रिटेन का, उससे बहुत ही सिमिलरिटी रखता है। जो संसद में संसद की कानूनी प्रोसेस होती है, संसद की जो प्रक्रिया होती है, ये आप लोग कह सकते हैं जो संसदीय स्वरूप है ये ब्रिटेन से ही लिया गया, ये आप लोग कह सकते हैं। मतलब आप लोग ब्रिटेन से प्रॉपर ये ना बोलकर ये कह सकते हैं जो समानता दर्शाता है। ब्रिटेन से काफी विशेषताएं ली गई हैं। जब हम लोग सोर्स ऑफ संविधान पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आगे वाले वीडियोस में, उसमें आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। तो संसदीय स्वरूप समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल थोड़ा सा ये आराम से थोड़ा आइडिया रखना होगा। आगे हम लोग जब पार्लियामेंट को, संसद को पूरा डिटेल में जानेंगे तो आप लोग सारी चीजें समझ जाओगे। ठीक है, आगे का जो छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। अब ये भी दोस्तों एक लाइन में समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एकीकृत का मतलब हो गया एकात्मक स्थिति। जैसे कि सबसे ऊपर आप लोगों को पता है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर अंदर जो भी छोटे छोटे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र न्यायालय है और एकीकृत प्रोसेस में, मतलब आप लोग ये संघीय लक्षण नहीं कह सकते, संघात्मकता का लक्षण नहीं है, एकात्मकता का लक्षण है। क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊपर है जो सुप्रीम कोर्ट काम करता है। किसी प्रकार के मौलिक अधिकारों की अवहेलना होती है तो जो भारतीय नागरिक है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं वो हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर करेंगे। तो अभी क्या कर रहा है? एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। जो भारत की न्यायपालिका है वो है एकीकृत रूप में और स्वतंत्र है अपना आप में। तो वो क्या है? सबसे ऊपर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट काम करता है, एकीकृत सर्वोच्च, जो सर्वोच्च है वो है सुप्रीम कोर्ट। फिर हो जाता है हाई कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, और छोटे छोटे जो अधीनस्थ या जो भी छोटे छोटे न्यायालय है वो आते हैं। तो स्टेप बाय एकीकृत प्रोसेस होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि स्टेट में अलग चल रहा है और सेंट्रल में अलग चल रहा है, नहीं। हमारे भारत में सर्वोच्च जो या कानूनी प्रोसेस, कानूनी आधार है वो है सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हैं ना? अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कानूनी रूप से अवहेलना हुई है, आपके मौलिक अधिकारों से, नीति निर्देशक तत्वों का हो या किसी भी प्रकार की अवहेलना होती है, तो हम लोग क्या जाते हैं? हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। तो यही प्रोसेस है, इसमें यही है जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन सब चीजों का महत्व होता है। ठीक है ना? तो एकीकृत प्रोसेस आप लोग आराम से समझ गए होंगे, कानूनी प्रक्रिया से संबंधित है। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो एकीकृत प्रोसेस में जो नागरिकों की सुरक्षा और उनके कानूनी प्रोसेस के जो अवैध चीजें, अदर चीजों का एक सॉल्यूशन निकालने का या उनको दंड देने का या उनका समाधान करने का काम सुप्रीम कोर्ट से लगाकर जो अधीनस्थ न्यायालय उनके कार्य को बांटा गया है वो लोग करते हैं। ठीक है ना? अब देखें, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है एक विशेषता और है जो संविधान की प्रमुख विशेषता, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को, ये तो मैंने आप लोगों को बताया, जो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब ये हो गया, इनको सबसे पहले बता दूं कि ये जो भाग 3 में संविधान का जो भाग 22 है मूल रूप से, उसके तीसरे भाग में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बारे में बहुत बड़ा वीडियो बनेगा दोस्तों, शायद 2-3 वीडियो बने इस पर, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये हमारे अधिकारों से संबंधित है, आपके और मेरे या भारतीय जनता के जो अधिकार से उससे संबंधित ये होता है। ठीक है ना? तो मौलिक अधिकार है किससे लिए गए हैं? तो ये जो इसका जो सोर्स रहा है वो है यूएसए। फंडामेंटल राइट्स का सोर्स है वहां से लिए गए, क्योंकि भारत का संविधान अम्बेडकर ने आप लोगों को बताई है, ये सबको बताए हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक्स में भी इसमें बता रखा है कि जो भारतीय संविधान है दूसरे देशों को छानकर बनाया गया है। तो ये समझ सकते हैं कि दूसरे देश ही इसका सोर्स रहे हैं, तो ज्यादातर सोर्स रहे हैं, ये लोग कह सकते हैं। इसके अलावा सोर्स दोस्तों जो 1935 अधिनियम है वो भी रहा है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसका विस्तृत होना है कि जो हम लोगों ने इस पॉइंट में पढ़ा, तो ये पॉइंट इसमें भी और डाल सकते हैं कि जो 1935 अधिनियम या ये जो सोर्स भी होता है 1935 अधिनियम के जो काफी जो न्यायपालिका है, इसके अलावा आपातकालीन प्रोसेस है, राज्यपाल है, तो वो क्या 1935 अधिनियम का ही भाग है, जो कि बहुत बड़ा अधिनियम था, तो वहां से लिए गए। तो अभी हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मौलिक अधिकार में आप लोगों को पता है जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बहुत सारे अलग अलग प्रकार है, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, आगे जो शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित हो गया, तो हम लोग एक एक करके सारे के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है ना? तो ये बात होगी मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बाद आ जाता है जो मौलिक अधिकार का काम क्या करता है, राजनीतिक लोकतंत्र को प्रभावित बनाना।
किसके? राजनीतिक लोकतंत्र को प्रभावी बनाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। तो अब बात आ जाती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है ना, इसका काम है लोक कल्याण का। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोक कल्याण का निर्माण करना, लोक कल्याण में भागीदारी या सामाजिक लोकतंत्र का विकास करना या कल्याणकारी लोकतंत्र का विकास करना। तो ये इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का निर्माण करना, आगे हम लोग दोनों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आ भी चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनका काम है कल्याणकारी या समाजवादी लोकतंत्र का निर्माण करना, जो कि संविधान के भाग 4 में है। ये ध्यान रखना, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में कौन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर हो गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक विशेषता है जनरल, इस पर एक पर्टिकुलर चैप्टर बना हुआ है, आगे हम लोग उसको पूरा विस्तार से समझेंगे। और जो नीति निर्देशक तत्व है कहां से लिए गए? वो आयरलैंड से लिए गए, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देखेंगे समाजवादी, गांधीवादी या उदारवादी। आप लोग जनरली नीति निर्देशक तत्वों के 3 भाग देखने को मिलेंगे, जो गांधीवादी है, समाजवादी है, उदारवादी है। कौन कौन से होते हैं, क्या विशेषताएं होती है? क्योंकि ये अनूठी विशेषता के रूप में अम्बेडकर के हिसाब से अगर बात है तो नीति निर्देशक तत्व अनूठी विशेषता है। हालांकि इसके उल्लंघन पर आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन जो कानूनी प्रोसेस है, जो सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कानून बनाया जाता है, तो इसको भी आधार लेके चलना पड़ता है। समझ रहे ना? तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये बात होगी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब आगे आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य। तो जो मौलिक कर्तव्य है, कर्तव्य का मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की पाबंदी या जोर जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, ये आपका कर्तव्य है। अगर आप भारत देश के नागरिक हो या किसी भी देश के नागरिक हो, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? तो आप लोगों के जो इसमें दोस्तों 11 कर्तव्य बता रखे हैं, समझ रहे ना? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ये मूल संविधान का भाग नहीं है, ये ध्यान रखना। जो मौलिक कर्तव्य है मूल संविधान का भाग नहीं है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया, वो भी संविधान के भाग 4A में। समझ रहे ना? भाग 4 में कौन है? नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4A में किसे शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, इनको चौधरी चरण सिंह कमेटी के अनुसार इसको किसमें शामिल किया गया? उन्हीं की अनुशंसाओं पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं थे दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना। इसमें जो मौलिक कर्तव्य है, किस प्रकार आप लोगों को राष्ट्र की रक्षा करना, ये पूरे स्टेप बाय स्टेप, इस पर भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है, तो वो उसमें ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक एक टॉपिक पर हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे आ जाता है जो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब ये दोस्तों संसदीय संप्रभुता, जो कानूनी जो अधिनियम बनाए जाते हैं कुछ इस प्रकार संसदीय स्वरूप में, संसदीय प्रणाली वाला है, जो कि ब्रिटेन से संबंधित है। और ये भी संसदीय संप्रभु है, जो भारत की संसद है अपना आप में संप्रभु है। मतलब आप लोग देख सकते हैं जो कानूनी प्रोसेस है, हम लोगों ने इसमें भी बताया था कि भाई जो कानूनी और विधेयक वाली प्रोसेस प्रक्रिया है, वो सारी की सारी संसदीय प्रभुत्व के तहत किसी प्रकार का कानून बन रहा है तो वहां पर भी संसदीय संप्रभु, ठीक है ना। संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन संसदीय संप्रभु है, अपने आप में पूरी स्वतंत्रता रखता है किसी भी कानून से संबंधित। यहाँ पर आप लोगों को सांसद भी देखने को मिलेंगे, विधेयक भी देखने को मिलेंगे, उन सबके ओवरऑल कानूनी प्रोसेस में संसदीय प्रभुत्व का योगदान है, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे आ जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये हो गया दोस्तों कि भारत जो देश है किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को मान्यता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? कोई भी देश का पता नहीं, अभी हम लोग भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत का संविधान है, या भारत का संविधान क्या कहता है कि कोई भी देश, मतलब भारत में किसी भी धर्म का पर्टिकुलर, ऐसे नहीं कह सकते कि हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है। जिस प्रकार आप लोग देखते हैं जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या है? एक मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है ना। वहां के संविधान में स्पष्ट रूप में मुस्लिम राष्ट्र का शब्द यूज किया गया है। लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को समानता दी गई है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको समानता दी गई, किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं दी गई है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल के या समानता के साथ रहते हैं,
ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या मूल संविधान का है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसे भी 42वें संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष को, इसके साथ दो और पॉइंट्स हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अभी आप लोग धर्मनिरपेक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया है। क्लियर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि भाई धार्मिक रूप से किसी भी प्रकार के कोई मान्यता नहीं है, किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं है, इसलिए इसके लिए कॉमन शब्द यूज किया धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर मुस्लिम भी एक रहेंगे, हिंदू भी एक रहेंगे, सिख भी, और सबके लिए समानता है। ठीक है ना, ये बात होगी धर्मनिरपेक्ष का मतलब। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब ये हो गया, एकल नागरिकता का ये सेंस हो गया कि भारत में दोहरी नागरिकता वाला कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे अमेरिका का, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था संघीय एकात्मक वाले में, जो अमेरिका है वहां पर आप लोग अगर रह रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, अगर आप सेंट्रल लेवल पर हैं तो वहां पर आपकी अलग नागरिकता होगी देश की, और स्टेट लेवल आप लोगों का जो स्टेट होगा वहां की नागरिकता अलग होगी, मतलब दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, यहाँ पर आप लोग कोई भी होगा उनकी एक ही नागरिकता होगी, ना कि स्टेट लेवल पर अलग नागरिकता हो। अलग नागरिकता वाला कोई प्रोसेस नहीं हुआ। ये आप लोग आर्टिकल 5 to 11 के बीच में आप लोग समझ जाएंगे, वहां डिटेल में समझेंगे। इस नागरिकता वाले पर भी मैंने अभी आप लोगों को पहले ही बताया कि ये पूरा बेसिक है, इन सब पर एक पर्टिकुलर चैप्टर बने हैं जिसमें हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी एकल नागरिकता मतलब है दोहरी नागरिकता का अभाव, जहां पर अलग अलग स्टेट वाइज या सेंट्रल के बीच में दो नागरिकता का प्रभाव नहीं है, जो कि यूएसए में है। यूएसए में आप लोग कह सकते हैं दोहरी नागरिकता वाला प्रावधान है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक ही नागरिकता वाले होते हैं, एक बार ले ली बस खत्म। लेकिन विदेशों में या यूएसए में बात करेंगे तो अगर दो बेनिफिट ले रहे हो, स्टेट लेवल पर नागरिकता का अलग लाभ उठा रहे हैं और सेंट्रल लेवल पर अलग लाभ उठा रहे हैं। तो ये एकल नागरिकता के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, वो आने वाले वीडियोज में पूरा और डिटेल में जानेंगे कि 5 से 11 आर्टिकल्स होते हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान है। ठीक है ना, आदिवासी भारतीय हो गए, ओसी कार्डधारी, जो वो सारे प्रोसेस है वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग लास्ट वाला, ये आगे वाला पॉइंट देखते हैं, वो है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान का मतलब ये हो गया दोस्तों, आपात की स्थिति मतलब देश पर किसी आक्रमण या संकट की स्थिति। तो इस आपातकालीन पर भी एक चैप्टर बना हुआ है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो आपातकालीन प्रावधान है, जो कि हमारे आर्टिकल 352 जिसे राष्ट्रीय काल के नाम से जानते हैं, 356 जो राज्य आपातकाल के नाम से जानते हैं, या 365 को मतलब जो राज्य में जो विशेषज्ञ वाला या जो सेंट्रल की बात ना मानने पर बहाल किया जाता है वो 365 होता है। मोस्टली आप लोग 352 कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 जो कि राज्य आपातकाल, और कौन सा 360 जो कि वित्तीय आपातकाल। ठीक है ना, ये 3 आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है। 352 में ये बताया गया है कि राष्ट्र पर किसी प्रकार का आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है तब राष्ट्रपति, ये शक्ति किसको दे रखी है दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। किस स्थिति में, आक्रमण की स्थिति में, किसी राष्ट्र द्वारा आक्रमण की स्थिति में, और किसके द्वारा सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, उस स्थिति में 352 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा 356 का मतलब क्या हुआ, 356 जो आर्टिकल है, अगर कानूनी रूप से स्थिति राज्य की ठीक नहीं है, सीएम द्वारा वहां की स्थिति को बैलेंस नहीं किया जा रहा है, आंतरिक विद्रोह कह सकते हैं हम लोग, तो ठीक है ना, छोटे छोटे गुटों द्वारा हो रहा है, तो अशांति मतलब आप लोग कह सकते हैं किसी राज्य में फैली अशांति के कारण वहां पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल घोषित कर सकता है। तो इनकी विशेषताएं क्या है, क्या क्या प्रभाव रहता है, वो हम लोग आने वाले वीडियोस में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 360 जो आर्टिकल है, 360 आर्टिकल है जो 360 है, वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। मतलब इकोनॉमिक स्थिति भारत की, मतलब उस स्टेट की या पर्टिकुलर किसी भी जगह की खराब हो जाती है तो वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है, पैसों की कमी की वजह से। समझ रहे हैं ना, आमदन की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो जाती है, ये समझ सकते हैं, जिससे क्या हो गया, मनी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वित्तीय स्थिति की संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल जारी किया जाता है। ये तीनों क्या होते हैं, तीनों में क्या डिटेल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, वो आने वाले इसका टॉपिक होगा पर्टिकुलर, जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ कि आपातकालीन प्रावधान वाला
अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ रहा हूँ। आगे है दोस्तों इंपॉर्टेंट जो भी थे दोस्तों विशेषताएं सारी कवर कर ली गई हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है जो भारतीय नागरिक हैं उनको चाहे इलेक्शन किसी प्रकार के निर्वाचन प्रणाली में उनको वोट देने का अधिकार है। 326 में ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का शब्द यूज किया गया है। ये डायरेक्ट पूछा गया है क्या ये मूल अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। ये ध्यान रखिए, सवाल ऑलरेडी काफी यूपीएससी से लगाकर सब एग्जाम में पूछा जा चुका है और सब लोगों के दिमाग में ये था कि ये तो मौलिक अधिकार है, लेकिन नहीं दोस्तों ये संवैधानिक अधिकार है। 326 में ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो भारतीय नागरिक है उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इसमें आप लोग ये नहीं कि 18 साल से, अभी जो जनरली अपडेट है लेटेस्ट की उसमें 18 साल से ज्यादा है जो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, वो अपने स्वतंत्र रूप से मत दे सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। ठीक है ना दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जो साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अच्छे से समझा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों का इसी से क्लास से जुड़ाव बना रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों।